हेलो क्लास, वेलकम। स्वागत है आपका इनटू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसके जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इसके बारे में हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड उससे कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पैदा हुआ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके दो फेजेस है। एक फेज है जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो थे वो नेशनल स्ट्रगल में भाग ले रहे थे। दूसरा फेज वो है जिसमें कि सब लोग, पूरा इंडिया, चाहे मतलब मास मूवमेंट जिसे बोलते हैं, कि सारे लोग, जो भी जनता थी, सारी पॉपुलेशन वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो वो मास मूवमेंट कहलाता है। ये जो मास मूवमेंट का फेज है वो ही हमें एक्चुअली 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, मास मूवमेंट के फेज को गांधी जी के अराइवल के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि जब गांधी जी आए तो उन्होंने ही ये सारी चीजें, जो मास मूवमेंट की चीजें हैं, सत्याग्रह वगैरह, ये सारी चीजें उन्हीं के आइडिया से चली थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसा क्या इम्पैक्ट डाला था जिसकी वजह से देश में रोष उत्पन्न हुआ, जो देश के लोग थे वो अनसेटिस्फाइड हुए। ठीक है, फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, फिर रॉलेट एक्ट क्या था, फिर कैसे कैसे रॉलेट एक्ट ने आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बंद हो गया। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो डिस्कशन पे ही डायरेक्ट जाते हैं। अभी तो हम समझ चुके हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो में। सो इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले हम जान लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. It led to huge increase in defense expenditure. This was financed by war loans and by increasing taxes. Custom duties were raised and income tax was introduced to raise extra income. देखो, जो इस टाइम पे वॉर ने एक बहुत बुरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी। क्योंकि वॉर में पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पैसे टैक्सेस द्वारा लाए जा रहे थे, लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। इतने बुरे टाइम में लोग वॉर को फाइनेंस कर रहे थे। कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया था। कस्टम ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती हैं जो सामान के देश की बाउंड्री के पार आने जाने पे जो ड्यूटीज लगती है, टैक्सेस लगते हैं, उसे बोलते हैं। उसको इंक्रीज कर दिया गया और एक नया टैक्स बना दिया गया जिसका नाम था इनकम टैक्स। ठीक है, ताकि वॉर के लिए वो रिवेन्यूज बनाए जा सके। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फाइटर प्लेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, जैसे कि आप ये फोटोज देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हो रहा था। इंडियन आर्मी इन द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, ऐसे जाया करते थे आर्मी वॉर पे लोग। ओके, नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ द आइटम इंक्रीज ड्यूरिंग द वॉर ईयर। जो वॉर के टाइम पे प्राइसेस जो थे चीज़ों के वो इंक्रीज हो गए। द प्राइसेस डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। जो प्राइसेस थे चीज़ों के वो युद्ध के दौरान बिल्कुल डबल हो गए। 1913 से 1918 के बीच में प्राइसेस बिल्कुल डबल हो गए। सो कॉमन पीपल ही इसके वर्स्ट सफरर होंगे, कि उन्हें जो वर्स्ट सफरर थे इन इंक्रीज की वजह से कॉमन पीपल थे। Forced recruitment of rural people in the army was another cause of widespread anger among people. जो फोर्स रिक्रूटमेंट थी लोगों की आर्मी के अंदर, आर्मी में क्या होता था कि जबरदस्ती गांव वगैरह से पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाते थे और जबरदस्ती उनसे आर्मी में, उन्हें आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कर लेते थे। इससे लोग काफी परेशान थे कि इतनी फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, वो जबरदस्ती ले जा रहे हैं आर्मी में। तो लोग गुस्सा थे काफी ज्यादा। जो इस टाइम में और एक और प्रॉब्लम आ गई, वो ये आ गई थी कि क्रॉप फेल हो गई। क्रॉप फेल हो गई तो देश में पहले ही प्राइसेस ज़्यादा थे और खाने पीने की चीज़ों के प्राइसेस वैसे ही ज़्यादा थे। दूसरा, अब फेमाइन जैसी कंडीशन आ गई, क्योंकि क्रॉप फेल हो गई है तो ग्रेन्स की कमी आ गई। तो जब ग्रेन्स की कमी आ गई, फाइनेंसिस की कमी आ गई और क्रॉप फेलियर हो गया, तो फेमाइन जैसी कंडीशन डेवलप हो गई। तो फेमाइन की कंडीशन डेवलप हो गई, देश में फेमाइन आ गया, इससे लोग परेशान हो गए। फिर एक और इसमें जो
दूसरी और क्या हुई, सोने पे सुहागा, और क्या चीज़ हो गई, या जिसे बोलेंगे एक्चुअली गरीबी में आटा गीला, और क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। उसने भी प्रॉब्लम को और एग्रावेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। 12 से 13 मिलियन लोग मर गए फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से। और एक एपिडेमिक क्या था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था। इन्फ्लुएंजा को वो कंट्रोल नहीं कर पाए और इतने सारे लोग मर गए। तो इसलिए इन सारी कंडीशंस को देखते हुए देश में गुस्सा तो था, देश में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो होता है कि जो गांधी जी थे, उनके गुरुजी थे गोखले। ठीक है, गोखले ने गांधी जी को वापस बुलाया इंडिया में, कि इंडिया जैसा जैसा मूवमेंट साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किया है, वैसा मूवमेंट इंडिया में करने के लिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया। और गांधी जी जनवरी 1915 में इंडिया वापस आ गए। ठीक है, और जो मेथड था उनका लड़ाई करने का, जो मेथड था उनका प्रोटेस्ट करने का, वो मेथड था सत्याग्रह का मेथड। अब सत्याग्रह क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। The idea of satyagraha emphasized the power of truth and need to search for truth। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था वो ये था कि हमें सच के बारे में जानना है, पावर जाननी है, सच की पावर जाननी है, सच के बारे में जानना है। ठीक है, कि क्या है सच, अपनी आत्मा से हमें सच पूछना है। मान लो कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आप जो बुरा कर रहा है उसको रियलाइज करवाओ कि सच क्या है, कि क्या तूने सही किया या तूने गलत किया। तो ये उनका बेसिक आइडिया था कि अपील टू ट्रूथ होनी चाहिए अपनी ही आत्मा से। गांधी जी बिलीव दैट अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, दैट इज विदाउट बीइंग अग्रेसिव और रिवेंजफुल। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो सत्याग्रही होता है उसको जो अपना युद्ध जीतना है वो नॉन वायलेंस के थ्रू जीतना है, वायलेंस के थ्रू नहीं। अब ये एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी, क्योंकि वॉयलेंस में बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट, यूथ पार्टिसिपेट कर लेंगे, अग्रेसिव लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन पूरी जनता तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना वॉयलेंस वाली चीज़ में। तो इससे बेटर है कि नॉन वॉयलेंस, क्योंकि नॉन वॉयलेंस तो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है ना, धरने पे बैठना या मतलब विरोध जताना शांतिपूर्ण तरीके से, ये तो हर कोई कर सकता है। तो इसलिए इसमें औरतें, बच्चे, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो गांधी जी की ये स्ट्रैटेजी थी। Next, after arriving in India, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन वेरियस पार्ट। उन्होंने इंडिया में आते ही, मतलब जैसे होता है ना पायलट प्रोजेक्ट, तो पायलट प्रोजेक्ट भी ऐसे उन्होंने किए सत्याग्रह का, छोटा छोटा एग्जाम्पल हमने दिया। जैसे कि बिहार में, सबसे पहले बिहार में उन्होंने क्या किया, इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीसेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, देखो क्या हो रहा था चंपारण बिहार में, जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाई जा रही थी, उनसे इंडिगो उगवाई जा रही थी और अब मन चाहे दामों पे उनसे खरीदी जा रही थी, जिसकी वजह से जो किसान थे उन्हें बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो वो किसान वो नहीं उगाना चाहते थे, वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे करवाया जाता था। तो गांधी जी ने चंपारण में इस बात के अगेंस्ट, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट धरना दिया और जीता भी। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। फिर दूसरा उन्होंने कहाँ किया, उन्होंने दूसरा किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। खेड़ा में किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लग रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लग रहे थे। तो गांधी जी ने इसको रिलीज़ करने के लिए कि इतने टैक्सेस ना लगाएं, उन्होंने पीजेंट्स के साथ सत्याग्रह किया और टैक्सेस को कम करवाया। ठीक है, जो उनके ऊपर टैक्स लग रहे थे वो कम करवाए। ठीक है, आगे दूसरा जो था, दूसरा भी उन्होंने गुजरात में किया, मतलब तीसरा जो था वो भी गुजरात में, अहमदाबाद में। 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। कॉटन मिल वर्कर्स अपनी वेजेस में हाइक चाहते थे, कि उनकी वेजेस बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये करने के लिए उन्होंने इनका सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट किया। ठीक है, तो सत्याग्रह के 3 चीजें हो चुकी थी हमारे देश में। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट चीज आती है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था, जो रॉलेट एक्ट था दैट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। जो रॉलेट एक्ट था वो पास हुआ था 1919।
बट कोई भी इंडियन मेंबर इसके सपोर्ट में नहीं था, कोई भी इंडियन मेंबर इस एक्ट के सपोर्ट में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक्ट गेव द पावर टू गवर्नमेंट। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को पावर चली जाती है कि वो किसी भी इंसान जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकती है विदाउट ट्रायल। मतलब उसकी कोई सुनवाई नहीं है, आपने सही सही किया या गलत किया, आप उसको 2 साल तक जेल में डाल सकते हो किसी को पकड़ के। तो ये तो शक के बिना पे भी आप किसी को पकड़ के ऐसे ही जेल में डाल दो 2 साल के लिए, तो वो उसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी। तो ये इसका मेन पॉइंट था कि क्यों ऐसा ऐसा बेकार एक्ट क्यों पास करना है। ये तो साफ साफ सारी की सारी पॉलिटिकल गतिविधि खत्म हो जाए देश में, इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि वो चाहते ही नहीं है कि इस देश में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, इसीलिए ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है नए मूवमेंट की तैयारी। नॉन कोऑपरेशन, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, पहले युद्ध से परेशान थे, फिर ऐसा एक्ट आ जाता है, तो मतलब पूरा स्टेज रेडी था, अब बस नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट होना ही बाकी था। In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared the British rule in India was established with the cooperation of Indian and has survived because of this cooperation। उनका कहना था कि कोई रूलर तभी रूल कर सकता है जब हम उसे रूल करने दें, जब हम उसे रूल करने दें। अगर हम उसके लिए रूल करना इम्पॉसिबल बना दें तो उसकी सरकार कितने दिन तक टिकेगी। ये उनका बेसिक आइडिया था कि हम सरकार के साथ कोऑपरेट करते हैं, सरकार के रूल्स को मानते हैं, दैट इज वाई उनकी गवर्नमेंट चलती है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। कितना अच्छा होगा अगर हम उनके रूल ही ना माने, उनकी बातें ही ना माने। ठीक है, तो ये उनकी एक बेसिक थॉट थी। If Indian refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come। कि अगर इंडियन ही छोड़ दें उनका साथ देना तो ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा। गांधी जी believed that if Indian began to refuse cooperate, the British ruler will have no other way and to leave India। कि अगर इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दिया तो ब्रिटिशर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उन्हें अपने देश जाना ही पड़ेगा। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब उन्होंने बता तो दिया कि ऐसा होना चाहिए, बट अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए कैसे। तो इसके डिफरेंट, गांधी जी ने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हम चलाएंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेज क्या है, पहले जो गवर्नमेंट ने टाइटल दिए हैं, जिस किसी को भी कोई भी टाइटल दिया है वो वापस कर दो। जैसे राय बहादुर, खान बहादुर ऐसे टाइटल देती थी गवर्नमेंट, तो अगर कोई टाइटल दिया है तो वापस कर दो। सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उससे इस्तीफा दे दो। गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस में जाना बंद कर दो। फॉरेन गुड्स जो होती हैं उनका विरोध करो, मतलब फॉरेन के कपड़े हो, लिकर हो, कुछ भी हो, उन सबका विरोध करो। और फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन इफ द गवर्नमेंट परसिस्ट विद रिप्रेसिव मेजर। और बिल्कुल सिविल डिसोबीडियंस वाले मोड में आ जाओ कि मानना ही नहीं है, रूल को मानना ही नहीं है अगर गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर करती है, मतलब अगर मान लो लाठी चार्ज वगैरह करती है तो ऐसा। तो ये था। तो पहले अब जान लेते हैं व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो द वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन विच लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, कस्टम ड्यूटी टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, प्राइसेस ऑफ द थिंग्स राइज्ड, है ना। और क्या होता है, फेमाइन आ जाता है, फिर गांधी जी का सत्याग्रह आ जाता है। मतलब पूरी कंडीशन राइप थी देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने के लिए। अभी के पार्ट में इतना ही, हम स्टार्ट करेंगे, हम आगे का कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में, दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।